गुड मॉर्निंग। कल हमने एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री के चलने वाले ग्रुप ए के फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कल शुंग वंश के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहलाता है। आपद धर्म के अनुसार ही पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों की भांति शस्त्र ग्रहण किया तथा प्रज्ञा दुर्बल अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर देश को उससे मुक्त करवाया और उसने दोबारा से ब्राह्मण धर्म जो है उसकी प्रतिष्ठा की। इसीलिए कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल था। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। भारतवर्ष की सर्व प्राचीन तथा सर्व प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात मौर्योत्तर काल माना जाता है। जायसवाल के अनुसार भृगुवंशीय ऋषि मनु पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मनुस्मृति में जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार मूलक है। इसमें शुंगकालीन समाज की भी झांकी मिलती है। शुंग काल में महाभारत में भी कुछ परिवर्धन तथा परिवर्तन जैसे कि शांति पर्व, अश्वमेध पर्व, इनमें जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका अंतिम रूप जो है वो गुप्त काल में दिखाई देता है। बौद्ध स्रोतों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। उसने पाटलिपुत्र स्थित कुकुटाराम विहार को 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। शाकल में उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों का वध किया तथा उनके स्तूपों तथा विहारों को नष्ट किया। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता में भी पुष्यमित्र का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। इतिहासकार जी.आर. शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोसीताराम विहार को भी पुष्यमित्र शुंग ने ही नष्ट किया था। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही घोषित करने वाले जितने भी साक्ष्य हैं वो सब बौद्ध हैं। शुंग काल में सांची, बरहुत स्थित स्तूपों का परिवर्धन व संरक्षण हुआ। इस प्रकार पुष्यमित्र के बौद्ध द्रोही होने का मत स्वतः ही खंडित हो जाता है। वास्तव में पुष्यमित्र शुंग की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। संभव है कि बौद्ध धर्म के साथ कठोर व्यवहार उसके यवनों के साथ संबंधों को लेकर ही हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ब्राह्मण धर्म को राज्याश्रय देने के कारण कुछ बौद्ध अनुयायी जो थे उनको वेदना हुई तथा वे शाकल में यवनों से जा मिले। अतः साम्राज्य की सुरक्षा के निमित्त उन बौद्धों के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग ने कुछ कठोर कदम उठाए होंगे। दिव्यावदान से विदित होता है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति भी की थी। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में उसके पुत्र अग्निमित्र की सभा में
भगवती कौशिकी नामक स्त्री थी, जो संभवतः बौद्ध मतावलंबी थी। अब बात आती है कि इसके समय में साम्राज्य और शासन जो है वो किस प्रकार का था। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार यानी कि विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र, जिसे कि उस समय कुसुम ध्वज भी कहा जाता था, वह इस साम्राज्य की राजधानी थी। मनुस्मृति में राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है, जो पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य के संरक्षण के निमित्त ही प्रतिपादित किया गया था। पुष्यमित्र का विशाल साम्राज्य अनेक राज्यों में था। राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल तथा सेनापति नियुक्त किया जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मालविकाग्निमित्र में अमात्य परिषद तथा पतंजलि के महाभाष्य में सभा का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। शुंगकालीन न्याय व्यवस्था तथा स्थानीय शासन की जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। पुराणों के वर्णन के अनुसार पुष्यमित्र का शासनकाल जो था वो कुल 36 वर्ष यानी कि 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व का था। विभिन्न पुराणों में शुंग वंशीय कुल 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। उनका शासनकाल 112 वर्ष माना जाता है। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी हुआ। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र का जो नायक था वह यही अग्निमित्र ही था। वह पूर्व में विदिशा का गवर्नर था। उत्तरी पांचाल यानी कि अहिच्छत्र से उसके कुछ सिक्के भी मिले हैं। इसके पश्चात सुज्येष्ठ वसुमित्र शासक हुए। पुष्यमित्र के समय वसुमित्र साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा का प्रांतपति था तथा उसने यवन आक्रमण को असफल किया था। शासक बनने के बाद वह अत्यंत विलासप्रिय हो गया। एक बार नृत्य का आनंद लेते समय मुंजदेव यानी कि मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। हर्ष चरित्र में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके बाद आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र शासक हुए। आंध्रक, जिसे कहीं कहीं औद्रक भी कहा गया है, इसका उल्लेख कौशाम्बी से प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख में मिलता है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटीओलकिडस का जो राजदूत था हेलियोडोरस, वो विदिशा आया था, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था तथा उसने बेसनगर यानी कि विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। शुंग वंश का 10वां तथा अंतिम शासक देवभूति यानी कि देवभूमि अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति का था। उसके अमात्य वसुदेव ने उसकी हत्या करके शुंग राजवंश को समाप्त कर दिया था।
यानी कि शुंग, अगर बात की जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस प्रकार शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था।